नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाका पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो दोस्तों इसमें वर्ष 2023 तक फरवरी वर्ष 2023 तक के एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। दोस्तों, यह पुस्तक चैप्टर वाइज है और यह विशुद्धता हिंदी माध्यम में है। दोस्तों, बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को कवर करेगी, तो इस पुस्तक को पढ़ लेने से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, उसके बाद में स्टेनो, दिल्ली पुलिस और सिलेक्शन पोस्ट और इसके साथ में और भी सारी एग्जाम्स जो कि सरकारी एग्जाम्स हैं और विशेषकर वनडे एग्जाम्स हैं, उस सारी एग्जाम्स को ये कवर करने वाली पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के विषय सूची को देखें तो इस पुस्तक का विषय सूची कह रहा है कि इसमें कुल मिलाकर के 9 अध्याय है और 9वां अध्याय जो हम लोगों का करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस तरीके से केवल और केवल 8 अध्याय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसमें बात करें तो हम लोग स्टैटिक जीके को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही इतिहास के तीनों पोर्शन अर्थात प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। उसके बाद में राज्य व्यवस्था और भूगोल को भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से कवर किया है। इसके बाद में दोस्तों बायोलॉजी को भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से कवर किया है। और अभी दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और आज भौतिक विज्ञान को भी हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे। इसके बाद से 2 सेक्शन बचेगा दोस्तों हम लोग का अर्थशास्त्र और उसके बाद में रसायन। लेकिन कमेंट को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स को देखेंगे और इकोनॉमिक्स के पोर्शन को ख़त्म करने के बाद ही हम लोग रसायन विज्ञान में प्रवेश करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसके साथ। तो आइए दोस्तों एक बार फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान के भी विषय सूची को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान के विषय सूची को देखें तो उसमें हम लोग 1 से लेकर के 7 अध्याय तक हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग 8वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे और पूरे के पूरे फिजिक्स को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों चलते अपने सेशन की ओर शुरू करते हैं। आज के सेशन को 8वां अध्याय जो कि कार्य और ऊर्जा से संबंधित होगा वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से दोस्तों कार्य और ऊर्जा का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 125 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से बोल दूं कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सोना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? दोस्तों ये सभी के सभी जो है वो ऋजु रेखीय गति के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋजु रेखीय गति। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि ऋजु रेखीय गति या रेक्टेंगुलर मोशन एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और पथ सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होती है। दोस्तों आवर्त गति एक उछाल वाली गेंद की तरह समान समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति है। जबकि घूर्णन गति की बात करें अर्थात रोटेशनल मोशन की बात करें तो यह एक चरखे की तरह एक निश्चित कक्ष में एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक वस्तु की गति है। जबकि दोलन गति की बात करें तो दोलन गति अर्थात ऑक्सीलेटरी मोशन जो है उसको एक साधारण पेंडुलम की तरह अपने निश्चित स्थिति में आगे और पीछे की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है। S = ut + हाफ AT²। दोस्तों यह समीकरण जो है वो स्थिति समय को या स्थिति समय के संबंध का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिति समय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गति के 3 समीकरण हैं। दोस्तों गति के 3 समीकरण की बात करें तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं जिसका उपयोग विस्थापन S, वेग प्रारंभिक और अंतिम, उसके बाद में समय T और त्वरण A जैसे घटकों को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों वे हैं, पहला है v = u + at अर्थात वेग समय। दूसरा है S = ut + हाफ AT² और तीसरा है v² = u² + 2as। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। वह है दोस्तों v = w/q। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं अर्थात E के बीच की क्षमता को एक इकाई आवेश अर्थात Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाली बाहरी एजेंट के द्वारा किए गए कार्य अर्थात W के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा v = w/q। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं जो कि टरबाइनों में गिरती है और सॉफ्ट में घूमती है या सॉफ्ट को घुमाती है। दोस्तों टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाकर ये पानी की संभावित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में एक टरबाइन पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है और गिरने वाले पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसके बाद बात करें तो फिर एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों भारत में सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें तो यह है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और पहला सीडरापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करते हुए दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और इसके साथ ही गतिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। अगला प्रश्न है 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार पर रेखांकित किया। दोस्तों इसका आधार रहा था संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संरक्षण का सिद्धांत। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार को रेखांकित किया जिसके अनुसार या जिसके कारण ऊष्मागतिकी के पहले नियम का विकास हुआ। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। दोस्तों किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पिंड की स्थिति पर निर्भर करती है और गतिज ऊर्जा उसके पिंड की गति की ऊर्जा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन के बाद बल के गुणनफल के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? दोस्तों वो कार्य को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्य। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के उत्पाद के द्वारा कार्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें तो वह है पानी जो कि बांध के पीछे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी जो कि बांध के पीछे है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बांध के पीछे का पानी एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित स्थिति की संचित ऊर्जा होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति बल तथा किसके गुणनफल के बराबर होता है? दोस्तों वो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु के द्वारा आरोपित शक्ति जो है दोस्तों वो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? वह है दोस्तों कार्य जो कि सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वह राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशि कहलाती हैं। दोस्तों दिए गए विकल्प में कार्य को छोड़कर के बाकी सभी के सभी राशियाँ जो हैं उसमें परिणाम और दिशा दोनों है। इसके बाद में अगला प्रश्न 136 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी के संग्रहित ताप से निकाला जाता है और जल या भाप भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक ले जाते हैं जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद से हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि तरंग से संबंधित होगा। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? वह है दोस्तों रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगे।
इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो दोस्तों सेलुलर नेटवर्क, उसके बाद में रडार, रेडियो, खगोल विज्ञान, दोस्तों इसके साथ ही बात करें तो उपग्रह संचार इत्यादि। इसके बाद बात करें तो माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें तरंग दैर्ध्य लगभग 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है, जो कि क्रमशः 30 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों के अनुरूप होता है। इसके अलावा बात करें तो पराबैंगनी किरणें 10 nm से 40 nm तक तरंग दैर्ध्य के साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा रूप है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो कि दृश्य प्रकाश की तुलना में छोटा है लेकिन एक्स रे से अधिक है। इसके अलावा अवरक्त किरणों के बारे में बात करें दोस्तों तो अवरक्त तरंगें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक लंबी होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे कि आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के डैश क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। वह दोस्तों 7 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 क्षेत्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को आमतौर पर घटती तरंग दैर्ध्य तथा बढ़ती ऊर्जा और आवृत्ति के क्रम में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कुछ सामान्य नाम है दोस्तों रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त अर्थात IR, उसके बाद में दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी अर्थात UV, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, उसके साथ ही एक्सरे और गामा रे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक क्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात CT एक इमेजिंग प्रक्रिया है जो कि शरीर के अंदर के क्षेत्रों के विस्तृत चित्र या स्कैन बनाने के लिए विशेष एक्सरे उपकरण का उपयोग करती है। इसके बाद में बात करें तो फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिंग तकनीक है जो कि किसी वस्तु के इंटीरियर की रियल टाइम मूविंग इमेज प्राप्त करने के लिए एक्सरे का उपयोग करती है। इसके अलावा बात करें तो पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट है जो कि आपके ऊतकों और अंगों के चयापचय अर्थात मेटाबॉलिक या जैव रासायनिक कार्य को प्रकट करने में मदद करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ एक शिखर से दूसरे शिखर तक या एक गर्त से दूसरी गर्त तक की दूरी होती है। दोस्तों तरंग ऊंचाई अर्थात वेव हाइट की बात करें तो इसको तरंग वर्णक्रम में उच्चतम 1/3 तरंग की औसत ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। और तरंग आवृत्ति की बात करें अर्थात वेव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। दोस्तों तरंग काल अर्थात वेव पीरियड वह समय है जो एक तरंग चक्र को पूरा करने में लगता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे कि एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। दोस्तों धातु की गेंद को लोलक अर्थात पेंडुलम का क्या कहा जाता है, उसे बॉब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉब। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बॉब एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी सी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो कि एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटका हुआ होता है। दोस्तों धातु की गेंद को लोलक या पेंडुलम का बॉब कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उसे कंपन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंपन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे के रूप में कंपन कहते हैं। आक्षेप की बात करें तो शरीर की अचानक हिंसक गति जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आवेग की बात करें तो यह एक बल है जो कि शरीर को गति में शुरू करता है। 143 नंबर प्रश्न है कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से
समय अवधि से विभाजित करने पर बराबर होता है। दोस्तों वो तरंग वेव बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तरंग वेव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तरंग वेव को समय अवधि से विभाजित करने पर तरंग वेव के बराबर होता है। और तरंग वेव का अर्थ है दोस्तों प्रति इकाई समय में आवर्ती अर्थात पीरियोडिक मोशन या फिर चक्रीय गति दूसरी के द्वारा तय की गई होती है, तय की गई दूरी होती है। इसके अलावा बात करें तो तरंग का वेग उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद में 144 नंबर प्रश्न की बात करें तो 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों कि यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करती है तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये बात सही नहीं है। दूसरा कथन है कि किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सही कथन यह है कि किसी विशेष क्षण में समान प्रत्यावस्था वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके दोलन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है और अनुदैर्घ्य तरंग एक तरंग है जिसमें माध्यम का कंपन तरंग प्रसार की दिशा में समानांतर होता है। दोस्तों एक तरंग के आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलन की संख्या होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसमें समुद्री मील में मिल जाता है। वह है दोस्तों तरंग गति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तरंग गति। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि तरंग गति यह वह दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है। दोस्तों तरंग ऊंचाई की बात करें तो एक तरंग की गर्त और अगले शीर्ष के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को ही तरंग की ऊंचाई कहते हैं। इसके बाद में अगला जो है दोस्तों इसके बारे में कह रहा है तरंग शीर्ष और गर्त के बारे में बात करें तो एक तरंग पर एक शीर्ष बिंदु एक चक्र के भीतर ऊपर विस्थापन का अधिकतम मूल्य होता है। दोस्तों शिखर सतह तरंग का एक बिंदु होता है या एक बिंदु है जहां पर माध्यम का विस्थापन अधिकतम होता है। गर्त की बात करें तो गर्त शिखर के विपरीत है और इसलिए चक्र में न्यूनतम या निम्नतम बिंदु है। दोस्तों इसके अलावा तरंग आवृत्ति की बात करें तो इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या होती है और साथ ही अवधिक गति में एक पिंड के द्वारा एक इकाई समय के दौरान आने वाले चक्रों या कंपनों की संख्या होती है। दोस्तों तरंग की यदि हम लोग शीर्ष और गर्त की बात करें तो अगर कोई तरंग इस अवस्था में चलती है, इस लाइन में होकर के चलती है, तो जो ऊंचा हुआ भाग है दोस्तों इसको शीर्ष कहेंगे और नीचे जो धंसा हुआ भाग है इसको हम लोग गर्त कहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबलता की इकाई क्या है। दोस्तों प्रबलता की इकाई की बात करें तो यह है बेलू, फोन, उसके बाद में डेसिबल। ये सभी के सभी जो हैं वो प्रबलता की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक कान में महसूस की जाने वाली ध्वनि की अनुभूति को एक अन्य शब्द में मापा जाता है जिसे कि प्रबलता कहा जाता है, जो कि ध्वनि की तीव्रता और कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। दोस्तों प्रबलता की इकाई एक बेल है। उसके बाद में प्रबलता की एक व्यवहारिक इकाई डेसिबल भी है जिसे कि डीबी कहा जाता है, जो कि बेल का 1/10वां भाग होता है। और जो कि प्रबलता की एक और इकाई है दोस्तों वह है फोन। इसके बाद में 147 नंबर प्रश्न है कि डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? तो वह है अवरक्त तरंगों को। कहने का मतलब है कि अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त तरंग के। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जब सामग्री अवरक्त विकिरण के संपर्क में आती है तो सामग्री के पानी के अणु इस विकिरण को अवशोषित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उस सामग्री में पानी के अणुओं की तापीय गति में वृद्धि होती है। और यही कारण है कि अवरक्त किरणों को उष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 148 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे हैं। दोस्तों रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे हैं वो माइक्रो तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रो तरंग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रडार सिस्टम में आमतौर पर माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनमें लंबी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें बिना अधिक विचलन के एक सीधी रेखा में या एक सीधी रेखा के साथ में केंद्रित किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इससे संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति
किससे प्राप्त होती है? दोस्तों इसे शक्ति प्राप्त होती है रेडियोधर्मी ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मी ऊर्जा। कहने का मतलब कि दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं जिससे कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जिस प्रक्रिया से पृथ्वी ऊष्मा पैदा करती है उसे रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है और इसमें पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व अर्थात रेडियो एक्टिव सबस्टांस का विघटन शामिल है। उदाहरण के लिए बात करें तो यूरेनियम जो है दोस्तों वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और यूरेनियम एक विशेष प्रकार का तत्व है क्योंकि जब इसका क्षय होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह ऊष्मा जो है दोस्तों पृथ्वी की पूरी तरह से ठंडा होने से रोकती है। इसके बाद में 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? वह है दोस्तों परमाणु से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि टोकामक नाम का यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा हुआ है और टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। इसके अलावा बात करें तो टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स के साथ संचालित किया जाता है। दोस्तों ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन के कौन से है, क्या है दोस्तों? ये हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 151 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण का नाम बताइए जो कि रेडियोधर्मी अर्थात रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नाभिक के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में किया जाता है। वो है दोस्तों गामा किरणें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गामा किरणें परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली उच्च आवृत्ति वाली विकिरण है और रेडियोधर्मी नाभिक के द्वारा भी उत्सर्जित होती है जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है। दोस्तों गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? दोस्तों अल्फा कण को दर्शाने वाला है He42। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन है कि अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और एक हीलियम नाभिक की तरह एक कण में एक साथ बंधे होते हैं और वे आमतौर पर अल्फा क्षय की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? दोस्तों हाइड्रोजन बम के बारे में बात करें तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है और नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर के एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 154 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित होती है? दोस्तों परमाणु संलयन की जो अभिक्रिया है वह E=mc² समीकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, E=mc²। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर के एक बड़े और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस सिद्धांत का मुख्य सूत्र है दोस्तों E=mc², जहां E होता है दोस्तों ऊर्जा और m होता है द्रव्यमान और c होता है प्रकाश की गति। 155 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश को एक्स किरणों की खोज के लिए वर्ष 1901 ईस्वी में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। वो मिला था दोस्तों विल्हेम रोंटगन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विल्हेम रोंटगन ने एक्स रे की खोज की थी और उन्हें वर्ष 1901 ईस्वी में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों विलियम थॉमस ने निरपेक्ष तापमान की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का आविष्कार किया था। इसके बाद में अगले टॉपिक में हम प्रवेश करेंगे दोस्तों और वो टॉपिक है खोज से संबंधित। इसमें हम लोग इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंजेलिस्टा टोरिसेरी किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मरकरी बैरोमीटर अर्थात वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक उपकरण है, जबकि इवेंजेलिस्टा टोरिसेरी इसके खोजकर्ता रही हैं। उसके बाद में स्प्रिंग तुला की बात करें तो एक बैलेंस जो कि स्प्रिंग के तनाव से वजन को मापता है, इसके खोजकर्ता हैं रिचर्ड साल्टर। इसके अलावा पोजीमीटर की बात करें तो पोजीमीटर तरल या गैस के दबाव को मापने के लिए एक उपकरण है जिसके खोजकर्ता रहे हैं दोस्तों हंस क्रिश्चियन
ओरस्टेड। इसके अलावा वैक्यूम गेज की बात करें तो वैक्यूम गेज जो कि वायुमंडलीय दबाव को नीचे दबाव को मापता है और इसके खोज करता है दोस्तों बोयल। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 157 नंबर क्वेश्चन, और 157 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1664 ईस्वी में ट्रेपेजियम में 5वें तारे की खोज किसने की थी, जो कि नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल अर्थात मिनी नक्षत्र हैं। दोस्तों इसको खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हुक का नियम, प्रत्यास्था का नियम रॉबर्ट हुक वर्ष 1660 ईस्वी के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की थी और जोहानसन केपलर ने दोस्तों यह पता लगाया कि पृथ्वी और ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसके अलावा बात करें तो केपलर के तीसरा नियम बताता है कि वैसे ग्रह पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों पहला है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिवार में दीर्घवृत्ताकार पथ पर अर्थात इलिप्टिकल पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त में किसी एक फोकस पर होता है। दूसरा है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा है वो समानांतराल में समान क्षेत्र तय करती है। और तीसरा नियम है कि ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय आवरण को या कक्षीय अवयव को वर्ग, उसके बाद में अर्ध प्रमुख अक्ष घन के समानुपाती होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 158 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जी के मान की खोज किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों जी के मान की खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जी का पहला विश्वसनीय माप जो है वह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा वर्ष 1978 ईस्वी में किया गया था और उनके प्रयोग ने इस भूभौतिकीय स्थिरांक के लिए पहला सटीक मानदंड दिया। और हाइड्रोजन की खोज करने वाले थे दोस्तों 1766 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में खोज की। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 ईस्वी में की, जबकि सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद में 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1785 ईस्वी में विद्युत आवेशों के बीच के बाद बल को मापने के लिए असांकित मरोड़ तुला के उपयोग किसने किया था। दोस्तों इसका उपयोग करने वाले थे चार्ल्स ऑगस्टिस कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम का नियम है दोस्तों 1785 ईस्वी में, और ये नियम है कि दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उसके आवेशों के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप प्रयोग वर्ष 1909 ईस्वी के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम को निर्धारित किया गया। जबकि अगला क्वेश्चन है 160 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1653 ईस्वी में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंब पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के साथ बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। दोस्तों इसे पता लगाने वाले थे ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ब्लेज पास्कल ने 1653 ईस्वी में पास्कल के नियम अर्थात पास्कल के सिद्धांत या द्रव दाब के संचरण का सिद्धांत की स्थापना की थी। और इसके नियम के अनुसार इस नियम से स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर दाब उस तरल पदार्थ में उस बिंदु से गुजरने वाले सभी दिशाओं में समान होगा। अनुप्रयोग की बात करें दोस्तों तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट और इसके बाद में डैनियल बर्नी के सिद्धांत यह कहता है कि किसी द्रव में वेग बढ़ने पर दाब कम हो जाता है और उन्होंने गैसों की ऊष्मा की गतिज सिद्धांत के आधार का भी स्थापना किया था या आधार भी स्थापित किया। इसके अलावा बात करें तो इवेंजलिस्टा टोरिसेली ने वर्ष 1643 ईस्वी में बैरोमीटर का आविष्कार किया, जबकि यूजीन बार्डर ने 1849 ईस्वी में दाब मापने वाले उपकरण बार्डिन ट्यूब का आविष्कार किया था। इसके अलावा बात करते हैं 161 नंबर प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1906 ईस्वी में गैसों के द्वारा बिजली के संचालन पर उसके सिद्धांत और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों इस विषय में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे सर जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर जे थॉमसन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्ष 1906 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था और आंद्रे मैरी एम्पियर जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का
नामकरण किया, जिसे कि अब विद्युत चुंबकत्व के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो वर्ष 1921 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की, और फिर इसके अलावा बात करें तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का आविष्कार किए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1820 ईस्वी में किसने खोजा कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। दोस्तों इस प्रकार के खोज करने वाले थे हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक डेनिश भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थे, जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो कि बिजली और चुंबकत्व के बीच पहला संबंध था। उन्होंने पेपरिन की भी खोज की, और जो कि काली मिर्च के तीखे घटकों में से एक हैं। इसके अलावा बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द फ्रैंकलिन स्टोव, द टाइटनिंग रॉड, द फ्लेक्सिबल कैथेटर इत्यादि की खोज करता है। इसके अलावा बात करते हैं 163 नंबर प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों पावर बैटरी का आविष्कार करने वाले हैं अलेक्जेंड्रो बोल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलेक्जेंड्रो बोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया, और हाइड्रोजन लैंप का आविष्कार अलेक्जेंड्रो बोल्टा ने किया था। दोस्तों माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, जबकि लुइगी गलवानी को बायो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात पशु बिजली के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो हेनरी केकरेल जो है वो रेडियो धर्मिता की खोज करता है। इसके बाद में 164 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे कि प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्ष 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये किस वैज्ञानिक की महान कृति है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो यह जो कृति है वह कृति है दोस्तों आइजक न्यूटन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आइजक न्यूटन। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शंस को। दोस्तों आइजक न्यूटन के द्वारा फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका न्यूटन के गति के नियमों और उसके सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या करने वाली एक ही कृति है। जोहानसन केपलर की है दोस्तों एपिटॉप एस्ट्रोनॉमी, जबकि जॉन फेलोपोन्स की है दोस्तों ऑर्बिटर, एंड एडमंड हेली का है दोस्तों द एस्ट्रोनॉमी बुक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, और इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी। दोस्तों हवा के भार का मापन किया था, और फिर उसके बाद में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का भी इस्तेमाल किया था। दोस्तों इस कार्य को संपादित करने वाले थे ओटोवन गुएरीज की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओटोवन गुएरी की। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ओटोवन गुएरिक ने 1650 ईस्वी में दुनिया के पहले वायु पंप का आविष्कार किया, और फिर उसके बाद में जॉन क्रॉकक्राफ्ट और उसके बाद में अर्नेस्ट वोल्टन ने अधिक मरबे के विकिरण उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण और एक त्वरित विकसित किया था। इसके अलावा बात करें तो एनरिको फर्मी ने वर्ष 1942 ईस्वी में दुनिया का पहला मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर अर्थात नाभिक भट्टी या रिएक्टर को शुरू किया था, जबकि बेलेरियंस मैग्रस एक इटली के केचुपिन मध्य यूरोप में मिशनरी उपदेशक और उसके बाद में निधि शास्त्री और लेखक भी थे। इसके अलावा अगला प्रश्न 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1928 ईस्वी में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। दोस्तों इस प्रयोग का पता लगाने वाले की बात करें तो वे थे दोस्तों सीबी रमन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीबी रमन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सीबी रमन जो है दोस्तों वो प्रभाव की खोज के लिए अर्थात रमन प्रभाव की खोज के लिए ही रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्हें वर्ष 1954 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला। इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड रेले जो कि ऑर्गन की खोज करता है, और इसके अलावा वे अलगाम की खोज करता है। इसके अलावा एस एन बोस की बात करें दोस्तों तो ये बोसॉन का आविष्कारक हैं और क्वांटम सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, जबकि जॉन टिंडल ने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प सहित गैसों ये गर्मी की अवशोषित कर सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसके आविष्कारक थे
एल.आई. वाटरमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एल.आई. वाटरमैन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एल.ई. वाटरमैन ने कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। उसके बाद में अल्फ्रेड नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कारक डायनामाइट था। दोस्तों यान डोनाल्ड एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे जिन्हें कि अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक विकसित किया था। इसके अलावा डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 168 नंबर क्वेश्चन, और 168 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीमैन प्रभाव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्णक्रमीय रेखा को एक घटकों में विभाजित किया जाता है या करने की प्रभाव को ही जीमैन प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम एक डच भौतिक वैज्ञानिक पीटर जीमैन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे वर्ष 1896 ईस्वी में खोजा था और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 169 नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विकिरण की श्रृंखला पर आधारित है। दोस्तों यह है फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोगों के विकिरण की श्रृंखला पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फैराडे और हेनरी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की समझ 1831 ईस्वी में फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि एक बदलते चुंबकीय प्रवाह के द्वारा लूट प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर बराबर होती है, यह बराबर है। इसके बाद में 170 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार करने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 171 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन ने क्या की थी। दोस्तों इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विल्हेम कॉनराड एंटरोन जर्मनी मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1895 ईस्वी में एक्स रे के रूप में जाने जाने वाली तरंग दैर्घ्य रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन और पता लगाया था। दोस्तों एक उपली जिसने कि उन्हें वर्ष 1901 ईस्वी में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार दिलवाया। अगला प्रश्न है 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस पर दो परस्पर संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं, किसी सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। इसके अलावा बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक परिघटनाओं या घटनाओं पर विकिरण सापेक्षता लागू होती है, जबकि सामान्य सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की आगे शक्तियों से इसका संबंध व्याख्या करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 173 नंबर क्वेश्चन। 173 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा क्वांटा अर्थात एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए वर्ष 1918 ईस्वी में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक को, यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक ने वर्ष 1918 ईस्वी में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए भौतिकी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था या नोबेल पुरस्कार को जीता। इसके बाद में अगला प्रश्न 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है। दोस्तों जो युग में गलत है वह है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए गैलीलियो को यह पुरस्कार दिया गया था, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा ये बाकी के सभी जो हैं दोस्तों ये बिल्कुल सही सुमेलन में है, केवल ये गलत सुमेलन है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के निर्माण के लिए बर्नर कार्स हाइजेनबर्ग को 1932 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में 175 नंबर प्रश्न है कि अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिन्हें कि वर्ष 1911 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अति चालकता की खोज करने वाले थे हेइग कामेरलिंग ओन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अति चालकता की खोज हेइग
कामरलिंग ओन्स ने की थी, जिन्हें कि वर्ष 1911 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों जब उन्होंने पारा को तरल हीलियम 4 डिग्री केल्विन के तापमान पर ठंडा किया तो इसका प्रतिरोध जो है वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद में 176 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और वर्ष 1932 ईस्वी में की गई खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह वैज्ञानिक थे दोस्तों जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी, जबकि 1935 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न 177 नंबर क्वेश्चन की अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों एडविन हब्बल का जो नाम है वो बिग बैंग सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एडविन हब्बल बिग बैंग सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और वह एक अमेरिकी खगोलविद हैं और उन्होंने एक्स्ट्रो गैलेक्टिक खगोल विज्ञान और अवलोकन संबंधित परमाणु विज्ञान के क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 178 नंबर क्वेश्चन और 178 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। दोस्तों कॉटन जीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक की बात करें तो वो रहे थे एली व्हिटनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एली व्हिटनी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1794 ईस्वी में एली व्हिटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया और वह मशीन जिसने कि कॉटन के रेशे से बीज निकालने की प्रक्रिया को बहुत तेज करके कॉटन उत्पाद में क्रांति ला दी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 179 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। दोस्तों केवलर के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे स्टेफन लुइस कुवलेक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि स्टेफनी लुइस कुवलेक एक अमेरिकी रसायनज्ञ थी जिन्हें कि केवलर का आविष्कार करने के लिए उन्हें जाना जाता है। दोस्तों स्टेफनी कुवलेक विल्मिंगटन, उसके बाद में डेलावेयर में ड्यूपॉन्ट कंपनी में एक रसायनज्ञ थी जब उन्होंने 1965 ईस्वी में स्टील से अधिक मजबूत फाइबर का आविष्कार किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1912 ईस्वी में बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों 1912 ईस्वी में बैटरी का आविष्कार करने वाले थे हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हेनरी मोसले। कहने का मतलब है कि हेनरी मोसले के द्वारा ही 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या करने वाले थे सबसे पहले आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आइजक न्यूटन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आइजक न्यूटन ने पाया कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को अलग अलग प्रकाश स्पेक्ट्रम में अलग कर सकते हैं और फिर से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है। दोस्तों भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे और उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। इसके बाद में 183 नंबर प्रश्न के रेडियम की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियम की खोज करने वाले थे पियरे और मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पियरे और मैडम क्यूरी। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि रेडियम क्षारीय पृथ्वी धातु है। रेडियम क्षारीय पृथ्वी धातु है जिसका प्रतीक Ra और परमाणु क्रमांक 88 होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल यांत्रिक संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था। दोस्तों वो किया गया था 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को विल्बर और ऑरविल राइट ने अपने पहले संचालित विमान के साथ किट्टी हॉक में 4 संक्षिप्त उड़ान भरी। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो इकाइयाँ और माप से संबंधित है। इसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किए गए कार्य की इकाई क्या है। दोस्तों किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कार्य की SI मात्रक या SI यूनिट या SI इकाई जूल है, जो कि इसे 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 1 न्यूटन के बल के द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का
आवेश का प्रवाह की एसआई मात्रक है, जबकि डेसिबल जो है दोस्तों वो प्रबलता अर्थात ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है। इसके अलावा बात करें तो वाट जो कि विद्युत शक्ति की इकाई है और ये समय के प्रति इकाई विद्युत परिपथ के द्वारा विद्युत ऊर्जा का हस्तांतरण दर है। इसके अलावा बात करें तो 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करते हैं 187 नंबर प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय की डैश है। दोस्तों वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो समय की अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपातिक होती है तो उसे निरंतर गति अर्थात शून्य वेग से यात्रा करना कहा जाता है। गति एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों जब समय स्थिर होता है तो गति सीधे दूरी के समानुपाती होती है और जब दूरी स्थिर होती है तो तब गति जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा बात करें 188 नंबर प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। दोस्तों किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिमाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भौतिक राशियों के उदाहरण जिन्हें की संख्याओं का उपयोग करके मापा जा सकता है वो द्रव्यमान, उसके अलावा पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत प्रवाह, प्रकाश की तीव्रता, बल, वेग, घनत्व और इकाई इत्यादि है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो 189 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। जबकि विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा जिसका एसआई मात्रक जूल होता है वह विद्युत आवेश के प्रवाह की या प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इसके अलावा विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति जो है वो एक परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट और 1 वाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई होती है और इसका उपयोग अक्सर खपत की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों दूरी की इकाई जो है वो है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश की किरण 1 पृथ्वी वर्ष या 6 ट्रिलियन मील अर्थात 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करती है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे कि प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करती है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है दोस्तों 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि दूरी की अन्य इकाई है दोस्तों फर्मी अर्थात 1 एफएम बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर और एक खगोलीय इकाई ये भी दूरी का ही मात्रक है और एक खगोलीय इकाई होता है दोस्तों 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर और एक पार्सेक भी होता है दोस्तों ये दूरी की इकाई है और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 191 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 191 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थित एक धातु त्रिकोणीय फ्रेम होता है जिसका उपयोग लेंस और घुमावदार दर्पण जैसे किसी वस्तु की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है जो कि आकार में गोलाकार होता है। दोस्तों ये होता है स्फेरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्फेरोमीटर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्फेरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी गोले या घुमावदार सतह की वक्रता की त्रिज्या को सटीक माप के लिए किया जाता है। दोस्तों एक विस्कोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ की श्यानता को मापने के लिए किया जाता है। वहीं बर्नियर कैलिपर की बात करें तो बर्नियर कैलिपर का उपयोग रैखिक आयामों को मापने के लिए किया जाता है और स्क्रू गेज पर पतले तार के व्यास या त्रिज्या या मोटाई या फिर धातु की पतली शीट की मोटाई को अत्यधिक सटीकता के साथ मापता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 192 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या है। दोस्तों दिए गए समीकरण में केबी का जो परिभाषित मान है उसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों 1.38 गुने 10 के पावर -23 प्रति जूल के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल के 1 ये वोल्टमैन या वोल्टेजमैन स्थिरांक मैक्स प्लैंक के द्वारा पेश किया गया है और इसका नाम लुडविग
लुडविग बोल्टेजमैन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों बोल्टेजमैन स्थिरांक का मान जो है गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर के बराबर होता है R/N, जहाँ पर के होता है दोस्तों बोल्टेजमैन स्थिरांक और Na होता है दोस्तों एवोगाड्रो नंबर, और उसके बाद में R की बात करें तो R होता है दोस्तों गैस स्थिरांक, जबकि बोल्टेजमैन स्थिरांक ये फिजिक्स या भौतिकी स्थिरांक है जो कि एक गैस उप परिमाणिक कण की औसत गतिज ऊर्जा को उसके तापमान से संबंधित करता है। इसके बाद में 193 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। दोस्तों देखते हैं विकल्प को और पता लगाते हैं कि कौन सा सही सुमेलित में है। दोस्तों इसमें सही सुमेलन की बात करें तो वह दाब की इकाइयाँ जो कि पास्कल, बार और टोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दाब की इकाई पास्कल, बार और उसके बाद में टोर है। दोस्तों बल की इकाई की बात करें तो वह न्यूटन, डायन और पाउंड, जबकि आयतन की इकाई है गैलन, उसके बाद में क्वार्ट्स और पिंस। इसके अलावा किए गए कार्य की इकाई है दोस्तों जूल और अर्ग, जबकि लंबाई की इकाई है फुट, उसके बाद में यार्ड और एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों को सुमेलित करिए। दोस्तों एक स्तंभ दिया गया है और इसे सुमेलित करना है। इसके सुमेलन को देखें दोस्तों तो एक तरफ उपकरण है और दूसरी तरफ उसके कार्य को बताया गया है और उसे सही सुमेलन करना है। पहला है दोस्तों वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का कार्य हो जाएगा दोस्तों एक उपकरण जो कि वोल्टेज को मापता है, अर्थात वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। उसके बाद में एमीटर की बात करें तो एमीटर जो कि एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के परिमाण को मापता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का संबंध हो जाएगा दोस्तों जो विद्युत धारा की दिशा और परिणाम को मापता है, तो गैल्वेनोमीटर का मिलान हो जाएगा D से। जबकि 4 में ओम मीटर है, वो वैसा उपकरण है दोस्तों जो प्रतिरोध को मापता है, तो 4 का मिलान हो जाएगा C से। इस आधार पर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि 1 का B, उसके अलावा 2 का A, C का D, 4 का C। इसका SI मात्रक है दोस्तों विद्युत धारा का एम्पियर और सबसे पुराना गैल्वेनोमीटर जोहानसन स्वेगर के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी में स्टेरेडियन डैश की इकाई है। दोस्तों भौतिकी में स्टेरेडियन की बात करें तो वे ठोस कोण के माप की इकाई है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक स्टेरेडियन को एक गोले के ठोस कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि सतह के उस सतह पर या सतह जो कि सतह के उस सतह के द्वारा एक गोले के केंद्र में अंतरित होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। और इसका प्रतीक है दोस्तों SR। गोले की सतह के द्वारा गोले के केंद्र पर बने हुए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। इसके बाद में 196 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। दोस्तों जो सही कथन है वह है कि प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जो कि यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर अर्थात 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 5.88 ट्रिलियन मील के बराबर है। दोस्तों शक्ति की SI मात्रक होता है वाट जो कि जूल प्रति सेकंड। ये बल की SI यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन। इसके बाद में 197 नंबर प्रश्न की बात करें तो 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा को डैश नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों वर्षा को मापने का जो उपकरण है वह उपकरण है दोस्तों रेन गेज नामक उपकरण से ही वर्षा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर E इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन रेन गेज अर्थात वर्षा मापी कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्र में दिए गए समय में वर्षा को मापता है। जबकि बैरोमीटर की बात करें तो यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। और पिरानी गेज की बात करें तो ये वैक्यूम सिस्टम में दबाव को मापता है। जबकि अल्टीमीटर एक निश्चित स्तर को या निश्चित स्तर से ऊर्जा की वस्तु की ऊंचाई को मापता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक ये किसका मात्रक है, तो यह है दोस्तों लंबाई की मात्रक। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा लंबाई। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक लंबाई की इकाई है। दोस्तों खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। जबकि खगोलीय इकाई अर्थात AU ये होता है दोस्तों 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक लगभग होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंटारी की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंटारी ये सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम ज्ञात तारा है जो कि लगभग 1.3 पार्सेक अर्थात 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी पर है।
इसके बाद में अगला प्रश्न 199 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिन बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापा जाना होता है वह वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है। दोस्तों यह जुड़ा होता है समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम में। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि वोल्ट मीटर विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर या फिर वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है और यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए ही सर्किट में हमेशा समानांतर अर्थात पैरेलल में जुड़ा होता है। दोस्तों वी आमतौर पर एक घेरे के अंदर भी अक्षर के साथ दर्शाए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है। वह दोस्तों समतल कोण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, समतल कोण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि समतल कोण ये व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए भौतिक मात्रा है, जबकि इसे रेडियन अर्थात एक वृत्त में 2 पाई रेडियन या डिग्री की बात करें तो एक वृत्त के लिए 360 डिग्री के में मापा जाता है। वहीं बात करें तो ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है और पृष्ठ तनाव ये तरल सतहों की प्रवृत्ति है जो कि आराम से न्यूनतम संभव सतह क्षेत्र में सिकुड़ जाती है। इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर और सीजीएस इकाई में डायन सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा रेखीय संवेग की बात करें तो रेखीय संवेग को एक प्रणाली के द्रव्यमान के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि उसके वेग से गुणा होता है। रेखीय संवेग की जो इकाई है दोस्तों वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को 201 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि डैश एक तरल की सापेक्ष अस्पष्टता का माप है। वह क्या है दोस्तों? तो जो तरल की सापेक्ष अस्पष्टता की माप है वह है दोस्तों अविधता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अविलता एक तरल की सापेक्ष अस्पष्टता का माप है। दोस्तों विद्युत चालकता की बात करते हैं विद्युत प्रवाह का संचालन करने के लिए सामग्री की क्षमता का एक उपाय है। जबकि कंपोस्टिंग की बात करें तो कंपोस्टिंग ये खाद्य बनाना कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पत्तियों और खाद्य स्क्रैप को एक मूल्यवान उर्वरक में पुनर्चक्रित करने की प्रक्रिया या प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि मिट्टी और पौधों को समृद्ध कर सकता है। इसके अलावा अपचयन की बात करें तो अपचयन जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कोई भी वर्ग जिसमें कि परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करें तो ऑक्सीकरण एक अणु परमाणु या आयन के द्वारा प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वह है दोस्तों एमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एमीटर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एमीटर का उपयोग दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को मापने के लिए किया जाता है। जबकि वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर किसी दिए गए सर्किट के वाट में विद्युत सक्रिय शक्ति को मापने के लिए एक उपकरण है। इसके अलावा बात करें तो पायरोमीटर जो है दोस्तों पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है और नैनोमीटर दबाव मापने का एक उपकरण है। इसके अलावा बात करें तो सोलिनोमीटर का उपयोग किसी विलयन की लवणता मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। दोस्तों सबसे बड़ा है टेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में टेरा जो है दोस्तों वन की तुलना में सबसे बड़ा इकाई है और टेरा जो है दोस्तों वो मीट्रिक प्रणाली में एक इकाई उपसर्ग है जो कि 1 ट्रिलियन या 10 के पावर 12 या फिर बात करें दोस्तों तो 10 खरब से गुणा को दर्शाता है। दोस्तों हेक्टो का अर्थ होता है 100 या 10 के पावर 2 या 100 स्क्वायर। डेका का अर्थ होता है 100 जबकि गीगा का अर्थ होता है 10 के पावर 9। इसके बाद में अगला प्रश्न है 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है और एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है 10 के पावर -10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर के बराबर। इसके अलावा बात करें तो फैराडे जिसे कि फैराडे स्थिरांक भी कहा जाता है वह विद्युत की इकाई है और कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है जो कि बल की इकाई है दोस्तों डायन या सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकेंड। इसके बाद में अगला प्रश्न 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। दोस्तों रैखिक आयाम की बात करें किसका आयाम जो है वो रैखिक संवेग के समान होता है तो वो होता है दोस्तों आवेग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आवेग। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि रैखिक संवेग को विमीय रूप में ML/T इन्वर्स के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों संवेग जो है वो गति में द्रव्यमान और द्रव्यमान गुने वेग के रूप को दर्शाया गया है। आवेग किसी वस्तु के संवेग में वृद्धि या कमी है, इसलिए संवेग और आवेग के आयामी सूत्र समान है। प्रतिबल का आयाम होता है दोस्तों ML इन्वर्स T इन्वर्स स्क्वायर और इसकी इकाई पास्कल है, जबकि ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है दोस्तों ML स्क्वायर T इन्वर्स स्क्वायर और इसकी इकाई जूल होती है। जबकि कार्य की बात करें तो कार्य का आयाम अर्थात इसका विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T इन्वर्स स्क्वायर और इसकी इकाई जूल होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 206 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है और यह आमतौर पर परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुने 10 के पावर -12 अर्ग या फिर 1.602 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। वहीं करंट का एसआई मात्रा की बात करें दोस्तों तो करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है, जबकि पावर का वाट है और संभावित अंतर होता है दोस्तों जूल प्रति कूलम्ब। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 207 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वेडवर्ग यूनिट डैश की एक इकाई है। स्वेडवर्ग यूनिट की बात करें दोस्तों तो एक समय की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा समय। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि स्वेडवर्ग इकाई एक कण की अवसादन दर का माप है जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। दोस्तों यह प्रतीक एस के द्वारा दर्शाया जाता है और यह वास्तव में समय का एक माप है और इसे ठीक 10 के पावर -13 सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 208 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। दोस्तों 1 मीटर में कुल मिलाकर बात करें तो 1 करोड़ माइक्रोन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1 मीटर में लगभग 1 करोड़ माइक्रोन होते हैं और 1 माइक्रोन मीट्रिक प्रणाली में माप की एक इकाई है। दोस्तों यह 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से और 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। वह दोस्तों मोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मोल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई है, जबकि केल्विन तापमान की एसआई इकाई है और कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है। दोस्तों वेबर प्रति सेकंड की बात करें तो ये वोल्ट की बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है, जबकि कूलम की बात करें तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है और ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। दोस्तों किसी पदार्थ की मात्रा को मापना हो तो उसके लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मोल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई है, जबकि केल्विन ताप की एसआई इकाई है और कैंडेला की बात करें तो एक कैंडेला जो है दोस्तों वो ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। इसके बाद में अगला प्रश्न 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में 10 के पावर -15 को क्या कहा जाता है। दोस्तों एसआई पद्धति में 10 के पावर -15 को क्या कहा जाता है, उसे फेम्टो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फेम्टो। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एसआई पद्धति में 10 के पावर -15 को फेम्टो कहा जाता है और यह मीट्रिक प्रणाली में एक इकाई पद्धति है जो कि 10 के पावर -15 के गुणज को दर्शाता है। दोस्तों इसे 1964 ईस्वी में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अर्थात एसआई में जोड़ा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 213 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर 54 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 54। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तापमान T डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान T डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 जमा 32 के बराबर है और डिग्री में बदलने पर फ़ारेनहाइट 54 आता है। इसके बाद में बात करें तो 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों 1 हॉर्स पावर की बात करें तो यह लगभग 750 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 वाट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1 हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोह पदार्थ की डैश इकाई है। दोस्तों मोह की बात करें तो ये चालकता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मोह किसी पदार्थ की विद्युत चालकता की इकाई है और प्रतिरोध की इकाई ओम है, जबकि प्रतिरोध की चालकता एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए मोह इक्वल टू हो जाता है 1/10
1 बटा ओम। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग कितने जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। वह होती है दोस्तों 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को कह रहा है कि 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है और 1 कैलोरी को एक मानक वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 217 नंबर क्वेश्चन। 217 नंबर प्रश्न है कि 30 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री केल्विन के बराबर है या कितने केल्विन के बराबर है। दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो 303 केल्विन के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 303 केल्विन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 डिग्री केल्विन, अतः 30 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है 273.15 जोड़ 30 डिग्री केल्विन। इस तरीके से 303 डिग्री केल्विन हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हम लोग का 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई है। दोस्तों वो है केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि केल्विन थायरोडायनेमिक या थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई है। इसके अलावा 219 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है जिसकी सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक होती है। दोस्तों इसकी सीमा होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की सीमा को प्रदर्शित करता है। जबकि 220 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की पावर -20 डायोप्टर है। यहाँ डी का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ डी का अर्थ है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक डायोप्टर एक लेंस या घुमावदार दर्पण की ऑप्टिकल शक्ति को मापने की एक इकाई है जो कि मीटर में मापी गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एक डायोप्टर बराबर होता है दोस्तों एक मीटर या 1 प्रति मीटर। इस प्रकार यह व्युत्क्रम लंबाई की एक इकाई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है। दोस्तों लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई की बात करें तो वह है मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुसार माप की 7 इकाइयाँ हैं और वे हैं दोस्तों लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड, जबकि पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, जबकि विद्युत धारा का एम्पियर और तापमान का केल्विन, जबकि ज्योति तीव्रता का कैंडेला और द्रव्यमान का किलोग्राम है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पाउंड कितने औस के बराबर होता है। 1 पाउंड दोस्तों 16 औस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि संवेग की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एम्पियर जो है दोस्तों वो धारा की एसआई इकाई है, जबकि जूल या ऊर्जा की एसआई इकाई है। इसके अलावा 224 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या होता है। दोस्तों भौतिकी में हब्बल नियतांक की बात करें तो वो माप की वह इकाई है जो कि ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हब्बल कंस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई है जो कि लगभग 13.82 अरब साल पहले बिग बैंग के विकास की शुरुआत के बाद से ही ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। वह तापमान है दोस्तों -40 पर ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से देखें दोस्तों तो C बराबर होता है F गुने 9/5 + 32 और जब दोनों समान हो तो x बराबर हो जाता है 1.8x जोड़ 32 तो x बराबर हो जाएगा -40। इस आधार पे देखें तो अगला प्रश्न है दोस्तों 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। दोस्तों एक नॉटिकल मील की बात करें तो ये 1852 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है और माप की इकाई के रूप में वायु और जल नेविगेशन में समुद्री मील का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली जो इकाई है वह है डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और सबसे तेज और बंद ध्वनि के बीच का जो अंतर है जो कि मनुष्य सुन सकता है वह है लगभग 120 डीबी, जो कि आयाम में 1 मिलियन की सीमा है। 1 मिलियन की सीमा है दोस्तों। मानव श्रवण की सीमा को आमतौर पर 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक माना जाता है, लेकिन यह 1 किलो हर्ज और 4 किलो हर्ज के बीच की ध्वनि के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 228 नंबर क्वेश्चन के रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक की बात करें तो वह होता है बेकरेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बेकरेल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बेकरेल होता है और ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, जबकि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और कोबाल्ट जो है दोस्तों वह एक धातु है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की पावर का माप किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों लेंस की पावर की माप किया जाता है डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है और डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 230 नंबर क्वेश्चन और 230 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है। दोस्तों अवरक्त विकिरण को मापने वाला जो उपकरण है वह है बोलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बोलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बोलोमीटर यह अवरक्त विकिरण को मापने वाला एक उपकरण है, जबकि पायरोलियोमीटर की बात करें तो यह एक पायरोलियोमीटर एक उपकरण है जिसे कि विशेष रूप से प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा बात करें तो कैथीटोमीटर जो है दोस्तों यह एक छोटी ऊर्ध्वाधर दूरियों के सटीक माप के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। इसके बाद में 231 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई जो है वह है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई टेस्ला है, जबकि चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई गॉस है और प्रतिरोध की इकाई ओम है, जबकि विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों वेबर। इसके बाद में अगला प्रश्न है 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायोप्टर को आप निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ेंगे। दोस्तों डायोप्टर को जोड़ा जाता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कि नेत्र विकारों के निदान से संबंधित है और डायोप्टर को लेंस की क्षमता मापने की इकाई है, जिसका उपयोग दोस्तों इसका उपयोग जो है नेत्र विकार को ठीक करने के लिए ही किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है विविध से संबंधित। हम लोग इसमें फिजिक्स से संबंधित विविध प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इसके तहत देखें दोस्तों तो पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है। दोस्तों नेबुलर परिकल्पना के अनुसार यदि आकाशगंगा के बनने की बात करें तो इसकी बनावट जो है वो नेबुलर नामक एक बहुत बड़े अभ्र के रूप में हाइड्रोजन गैसों के संचयन के द्वारा ही बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नेबुलर परिकल्पना के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के गैस और धूल के बड़े और अधिक कॉम्पैक्ट जो दोस्तों बदल गए हैं। और यह सिद्धांत जो दोस्तों ये इमैनुअल कांट के द्वारा विकसित किया गया था वर्ष 1976 ईस्वी में पिंक लाप्सस के द्वारा संशोधित किया गया था। और उसके बाद में सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत जॉर्जेस लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी में 1931 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। इसके अलावा बात करें तो हर्मन बॉडी, उसके बाद में थॉमस गोल्ड और फिर सर फ्रेड हॉयल के द्वारा स्थिर अवस्था सिर 1948 दिया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 234 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों वायु में जब नमी की मात्रा मौजूद होती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की सांद्रता को आर्द्रता कहते हैं और आर्द्रता जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष और तीसरा होता है दोस्तों विशेष अपारदर्शिता को प्रकाश को गुजरने नहीं देती है और इसके गुण को ही परिभाषित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि घर्षण रगड़ने, खुरचने की भौतिक प्रक्रिया है जिसे कि चट्टान के कण घर्षण से दूर होते जाते हैं या हो जाते हैं। वहीं बात करें वर्षण या अवक्षेपण के बारे में तो ये वर्षा, हिमीकरण वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फ या ओले के रूप में बादलों से छोड़ा गया जल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरण जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए उपयोग किए जाने वाली
ए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या है? वह है दोस्तों 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि 1.5 वोल्ट इस आकार की बैटरी के लिए मानक नाम मात्र वोल्टेज बैटरी के सबसे आम और व्यापक रूप में उपलब्ध संस्करण है, जो कि विशेष रूप से क्षारीय और जस्ता कार्बन सेल की होती है और इसका उपयोग घरेलू उपकरणों में जैसे रिमोट कंट्रोल, छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 336 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि नुमोन डैश का एक हिस्सा है। नुमोन की बात करें दोस्तों तो ये एक धूप घड़ी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नुमोन एक धूप घड़ी अर्थात सोलर क्लॉक का हिस्सा है जो कि छाया निर्मित करती है और यह शायद दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है। इसका उपयोग सौर घड़ियों में किया जाता है। इसके अलावा बोलोमीटर की बात करें तो बोलोमीटर एक प्रतिरोध पुल की भुजाओं में से एक में काली धातु की पट्टी के मापन तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने के लिए एक उपकरण है। वहीं टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। और एक ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को एक प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से एक या अधिक अन्य सर्किटों में स्थानांतरित करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 237 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? वह है दोस्तों आर्द्रता की कमी के कारण ही वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वाष्पीकरण को आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक तरल या ठोस वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता है और आर्द्रता वाष्पीकरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि परिवेश तापमान किसी भी वस्तु या वातावरण का वायु का तापमान होता है जहां पर उपकरण संग्रहित किए जाते हैं। दोस्तों इसे कमरे के तापमान के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें तो तरल की सतह के ऊपर वायु की गति को पवन प्रवणता कहा जाता है और यह जमीन के स्तर से ऊपर ऊंचाई में इकाई वृद्धि के साथ वायु की शक्ति में वृद्धि की दर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 238 नंबर क्वेश्चन के डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर की दाब को मापने के लिए किया जा सकता है। वह किसका उपयोग है दोस्तों? वो है टोनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टोनोमीटर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता मापने के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर जो है वो एक उपकरण है जिसका उपयोग साइकिल या कार जैसे वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो मैकमीटर एक उड़ान उपकरण है जो कि वायु की गति और ध्वनि की गति का अनुपात देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? वह दोस्तों अलार्म घड़ी का बजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलार्म घड़ी के बजने में क्वांटम यांत्रिकी निहित है, क्योंकि घड़ी दीवार प्लग से निकलने वाली दोलन विद्युत धारा का उपयोग करके समय को चिन्हित करती है, जिसे कि प्रति सेकंड ठीक 60 बार दोलन करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो कि दोलन करता है और क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके धारा को स्वयं नियंत्रित भी करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? दोस्तों वह सेल है लेड एसिड सेल, जिसका उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी सेल और जिंक एयर सेल, इस सभी के सभी सेलों का उपयोग घड़ियों में किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक गैस्टन प्लांट ने किया था। दोस्तों यह अब तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 241 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिल्केन के ऑयल ड्रॉप प्रयोग में तेल की बूंद ऐसी बल के अधीन होती है जिसकी प्रकृति निम्नलिखित श्रेणी में नहीं आती है। वह दोस्तों स्थिर चुंबकीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिर चुंबकीय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिल्कन के ऑयल ड्रॉप प्रयोग ने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा और विद्युत आवेशित तेल की बूंदें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है और क्षेत्र को बदल करके दो प्लेटों के बीच में संतुलित हो जाती है। दोस्तों जब आवेशित बूंदें स्थिर दर से गिरती है तो उन पर गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल समान होते हैं। दोस्तों पूरे प्रयोग में स्थिर चुंबकीय बल काम में नहीं आता है। इस प्रकार से अगले प्रश्न को देखें तो 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है वह है जैव भार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव भार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जीवाश्म ईंधन तब बनते हैं जब पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं, अर्थात फिर दबे रहते हैं। उसके बाद में बात करें तो जैव भार अर्थात बायोमास जीवाश्म ईंधन का ही एक विकल्प है और यह ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक रूप भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 243 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि ठोसों को उसके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों उसे वर्गीकृत किया जा सकता है क्रिस्टलीय और अनाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर ठोस के अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किनारे और फलक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित रूप से घुमावदार सतह होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 244 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों, आवेशों और धारा घनत्व सहित समीकरण के एक निकाय को किस समीकरण के रूप में जाना जाता है? दोस्तों उसे मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैक्सवेल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उसके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व के समीकरण के समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैक्सवेल सबसे पहले समीकरणों का इस्तेमाल विद्युत चुंबकीय घटना में उस प्रकाश को प्रस्तावित करके किया गया था। इसके अलावा बात करें तो न्यूटन का समीकरण जो है वो काइनेमेटिक्स और गति से संबंधित है, जबकि आइंस्टीन का समीकरण सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है और बोर का समीकरण ये परमाणु भौतिकी से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत भौतिकी में उसकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों वो दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1921 ईस्वी में सैद्धांतिक भौतिकी में उसकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ही ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है और ये ऑक्सीजन ब्रह्मांड का तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है, जबकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे सामान्य तत्व है जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47% है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 247 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान क्या होता है? दोस्तों गड़गड़ाहट के साथ जब बिजली चमकने की घटना होती है तो इस दौरान प्रकाश जो है वो गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले ही दिखाई दे देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि प्रकाश जो है दोस्तों वो ध्वनि की तुलना में तेज चलता है, इसलिए बिजली के दौरान ध्वनि सुनाई देने से पहले ही प्रकाश दिखाई दे देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द स्केरियन विकिरण का संबंध विज्ञान के किस प्रकार के क्षेत्र से है? दोस्तों इसका संबंध जो है वो भौतिकी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भौतिकी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि ऑस्केरियन विकिरण, जिसे कि ऑस्केरियन प्रभाव के रूप में जाना जाता है, वह एक घटना है जिसके द्वारा एक कण एक घने परावैद्युतिक जैसे कि नमक, बर्फ या चंद्र रेजोलिथ में प्रकाश के कला वेग से तेज गति से यात्रा करने वाले एक कण द्वितीयक आवेशित कण की बौछार पैदा करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन के तल के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? वह है दोस्तों कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोरियोलिस बल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कोरियोलिस बल एक जड़त्वीय या घर्षण बल है जो कि उन वस्तुओं पर कार्य करता है जो संदर्भ के एक फ्रेम के भीतर गति में है और जो कि एक जड़त्वीय फ्रेम के संबंध में घूमता है। दोस्तों कोरियोलिस बल जो है वो फैकोल्ट के पेंडुलम के दोलन के तल के रोटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि फैकोल्ट का पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक आसान प्रयोग है। इसके बाद में अगला प्रश्न 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़वा विरोधाभास का साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है वह है सापेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जुड़वा विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि समान जुड़वा शामिल हैं और जिनमें से एक उच्च गति वाले रॉकेट के अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे। दोस्तों इस क्षेत्र को विस्थापन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सीधी रेखा गति में किसी वस्तु के विस्थापन की गणना करने के लिए आप वेग बनाम समय ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच क्षेत्र उस समय अवधि में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। वह दोस्तों दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए एक पिंड का वेग लगातार बदल रहा है और वृत्त की त्रिज्या के लंबवत है। दोस्तों साथ ही शरीर की गति स्थिर रहती है और दूरी विस्थापन के बराबर नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 253 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीधी सड़क पर चल रही एक कार किस गति का उदाहरण है। दोस्तों सीधी सड़क पर चल रही जो एक कार है वह सरल रैखिक गति के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सरल रैखिक गति वह गति है जिसमें कि पथ निरंतर वेग के साथ एक सीधी रेखा है, तो सीधे रास्ते में चलती कार एक सरल रैखिक गति के उदाहरण है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है दोस्तों 254 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें कि एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखे जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है। वह दोस्तों जिम्मन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मन प्रभाव। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जिम्मन प्रभाव भौतिकी और खगोल विज्ञान में एक घटना है जिसमें कि प्रकाश स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वर्णक्रमीय रेखा को दो या दो से अधिक अलग अलग आवृत्तियों के घटकों में विभाजित करना शामिल है। इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों हम लोग फिजिक्स को अर्थात भौतिकी विज्ञान को हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और फिर इसके बाद में जब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में एक चैप्टर और हम लोग का बचेगा दोस्तों, एक विषय और बचेगा केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, तो उसको इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग देखेंगे और इस तरीके से ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।